हेलो स्टूडेंट, आप सबका बहुत ही स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th फिजिक्स के चैप्टर 2 के बारे में। इस चैप्टर के निम्न उपयोग हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट है और ये आपके चैप्टर नंबर 2 है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर को हमको क्यों पढ़ना है। तो देखिए, इस चैप्टर की उपयोगिता के बारे में हम बात करेंगे आज। इस चैप्टर के उपयोगिता जो है निम्न है। पहला जो इसका उपयोगिता है वो किसी भौतिक राशि या किसी वस्तु के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज कलेक्ट करने में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, कोई भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना। तब तक एक आप वैसे एक इसको बेसिक आइडिया लगा के समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक लोहे का गेंद है, तो हम मापन और मात्रक से कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करके जीवन में लोहे का मल्टीपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, एक लोहे की बॉल है, ठीक है। तो ये जो लोहे की बॉल है, इसका आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा यूज कर सकते हैं। किससे? मात्रक और मापन का यूज करके। अब इसका यूज आप कैसे करेंगे? देखिए, अभी मात्रक को तो मैं अभी यहाँ पे रहने ही देता हूँ, पहले मापन की ही बात करता हूँ। देखिए, मापन से होता क्या है, किसी भौतिक राशि या किसी वस्तु की जो फंडामेंटल नॉलेज होता है, जो उसकी बेसिक जानकारी होती है, उसको हम जुटाकर उस वस्तु का यूज कर पाते हैं भौतिकी में या दैनिक जीवन में अपने। तो सपोज कीजिए अगर ये लोहे की गेंद है, इसको हम अपने दैनिक जीवन में यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी फंडामेंटल नॉलेज को कलेक्ट करते हैं। जैसे फंडामेंटल नॉलेज इसका क्या होगा, या आप कह सकते हैं फिजिकल नॉलेज भी कह सकते हैं। तो इसका फंडामेंटल नॉलेज या जो फिजिकल नॉलेज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, घनत्व होगा। क्या होगा? अगर आप इसका घनत्व ज्ञात कर लें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो है, अगर आप इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लें। तीसरा जो है, आप इसका आयतन ज्ञात कर लें। चौथा जो है, आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो इसका यूज बहुत जगह आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो मापन वर्ड है, ये जो चैप्टर है, ये काफ़ी मल्टीपल यूजेस को बताता है भौतिक राशि के बारे में और किसी भी वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कार है, ठीक है। हमारे पास कार है, तो कार क्या है, कार का हम यूज क्यों करते हैं? कार का यूज हम तभी तो करते हैं ताकि हमको इसका क्या पता है, स्पीड पता है। तो ये क्या हुआ, इसका ये फंडामेंटल नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ, इसका ये मूलभूत जानकारी हुआ, जिसको हम प्राप्त करके ही कार का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको जाना है 500 किलोमीटर की दूरी पर, तो क्या हम साइकिल लेकर जाते हैं? सबका जो वहाँ पे यूजेज है और डिफरेंट वस्तु का या डिफरेंट व्हीकल का वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि हम उनके जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको मेजर कर चुके हैं। हमको पता है कि हमको 10 किलोमीटर चलना है तो हम साइकिल से जाएंगे। मान लीजिए 50 से 100 किलोमीटर जाना है तो हम बाइक से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे। और मान लीजिए कि 100 से अगर 500 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो हम कार से जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, मोर देन है कंपेयर टू मोटरसाइकिल और साइकिल से। समझ में आ रहा है ना। तो इससे हम क्या कर पाते हैं, जो ये मापन है, आप अभी देख सकते हैं कि ये जो मापन है, इससे हम किसी भी वस्तु या किसी भी भौतिक राशि का जो बेसिक जानकारी है, मैं बार बार इस वर्ड को कह रहा हूँ, जो बेसिक जानकारी है वो आप इसी से क्या कर पाते हो, इकट्ठा कर पाते हो। और अब बात कर लेते हैं भौतिक राशि पे। भौतिक राशि पे ये वर्क कैसे करता है? तो भौतिक राशि पे भी ये वर्क करता है और सबसे ज़्यादा जो इसका यूज है, सबसे बड़ा जो उपयोग है वो एक भौतिक राशि पर ही है इसका। जैसे मान लीजिए आप किसी भौतिक राशि को लेकर आप उसके फंडामेंटल नॉलेज को कलेक्ट करके आप बहुत बड़ा साइंटिफिक डिस्कवर कर सकते हो। आप उस पर अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हो,
ठीक है। तो कब लिखोगे आप, कब साइंटिफिक डिस्कवर कर पाओगे, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होगी। कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास है, तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग गेंद के बारे में देखे हैं, तो जब तक गेंद के बारे में आपको फिजिकल नॉलेज तब होगा जब उसका फिजिकल फंडामेंटल जो नॉलेज है वो पता होगा। ये जो बॉल है ये कैसे ट्रीट करेगा। देखिए ये बातें जो हैं हमने अभी आपको बताया, जो ये सभी बातें ये माइक्रो लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे है, बड़ी वस्तुओं पर लागू होता है, ठीक है। तो शायद अभी आप इसको न समझ पाए हो, और थोड़ा हम माइक्रो लेवल पे बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। माइक्रो लेवल पर भी बातें कर लेते हैं। तो जब माइक्रो लेवल पे बातें करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, सपोज कीजिए 1 मिनट, ज़रा इसको मैं इरेज कर लूँ। तो हम बात कर रहे थे कि इसके यूजेज को ज़रा हम माइक्रो लेवल पे देखें, माइक्रो लेवल पे देखें, बहुत सूक्ष्म स्तर पे देखें, लाइक दैट एटम के लेवल से, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ज़रा आप ये सोचिए कि अगर आज हमको इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज न पता होता, अगर हमको इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज न पता होता, तो ज़रा आप ये सोच के देखिए कि आज हम कहाँ होते हैं, ठीक है। अब ज़रा ये सोचिए कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का जो है स्पेसिफिक मास न पता होता, तब आज की जो फिजिक्स है वो कहाँ होती, ठीक है। अभी ये भी बात आपको न समझ में आए, आज का जो मॉडर्न फिजिक्स है वो बोहर्स मॉडल के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो बोहर्स मॉडल में हम क्या पता कर पाते हैं, बोहर मॉडल में हम पता कर पाते हैं, सपोज कीजिए कि ये कोई एटम है, एटम की न्यूक्लियस है और ये इसके आउटर मोस्ट सेल है। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए आपकी एटम्स का स्ट्रक्चर है, इसको आप सपोज कर लीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये अगर हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसके फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो बोहर्स के पोस्टुलेट से हमको पता है कि जब इसका ट्रांजिशन होगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो जो ये एनर्जी रिलीज करेगा, जो एनर्जी इमिट करेगा, जिस एनर्जी का ये उत्सर्जन करेगा, वो किस वे में होता है, वो एनर्जी जो है डिस्क्रीट अमाउंट में होता है, फिक्स्ड अमाउंट में होता है। तो ये हम कैसे पता कर पा रहे हैं, अगर सपोज कीजिए कि अगर ये एटम का जो है एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, अगर हमको कभी पता ना होता, ये हाइड्रोजन एटम का जो है एनर्जी लेवल है, ये आपका ग्राउंड स्टेट यानी इक्वल टू 0, सॉरी कुछ, अब ये वाला जो है आपका एक्साइटेड स्टेट है। तो हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन करता है। ये हम बोहर्स पोस्टुलेट से जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये एनर्जी को रिलीज करता है, तो हम जानते हैं ये जो एनर्जी होता है ये फिक्स्ड अमाउंट में होता है, ये दो ऊर्जा स्तर के जो डिफरेंस होता है उन्हीं के इक्वल होता है। तो ये हम कैसे पता कर पाए हैं, अगर ये आज हमको ना पता होता तो हम आज जो क्वांटम फिजिक्स देखते हैं वो क्वांटम फिजिक्स कभी नहीं देख पाते। अगर ये ना होता तो आज का जो क्वांटम फिजिक्स है वो भी ना होता, बहुत सारे दिक्कतें हो जाती, फिर हम कभी पता ही नहीं कर पाते कि जो फोटान का एनर्जी है वो इक्वल टू एच न्यू होता है। इसी से हमको पता चलता है कि फोटान की एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू होती है। समझ में आ रहा है। आप याद रखे रहिएगा, ये जो मापन वर्ड है या मेजरमेंट जो वर्ड है ये बहुत ही यूजफुल वेपन है इन द फिजिक्स में, ठीक है। अब इसके तीसरे उपयोगिता के बारे में बात कर लें, अगले एग्जाम्पल की बात कर लें। तो जो अगला एग्जाम्पल है इसका वो ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका एक्सपेरिमेंट से। किस पे है, एक्सपेरिमेंट से लेकर है वो। देखिए जब भी आप साइंटिफिक डिस्कवर करते हो तो वहाँ पे करना क्या होता है, बेसिकली फिजिक्स में आपको पहले तो उसको डिफाइन करना होता है, जो भी आपकी थ्योरी है, जो भी आपका रिसर्च है, फिर उसको मैथमेटिकल प्रूफ करना होता है, फिर उस मैथमेटिकल प्रूफ को जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना होता है। इतने स्टेप से जब गुजरते हैं तब जाके एक थ्योरी की इजाद होती है, फिर बाद में उसका यूनिफिकेशन भी करना पड़ता है, वो बात की अलग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब आप उसको मैथमेटिकल रूप दे देते हो, गणितीय रूप दे देते हो, फिर बारी आता है उसको आप एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करोगे। तो हम यहाँ पे वो बात नहीं करते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। तो देखिए जब हम एक्सपेरिमेंटल करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे,
ये आप ही लोग के क्लास का एक्सपेरिमेंट है, कंपाउंड पेंडुलम, जिसको हम लोलक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसका अरेंजमेंट मैं जरा यहाँ से जरा इसको मैं अरेंज कर लूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा सीरीज टाइप लाऊं जिसमें मैं आपके पूरे प्रैक्टिकल को कवर कर दूं 11th और 12th का, लेकिन बात ये है कि समय ही नहीं मिल पाता है। अब यहाँ देखिएगा ये थोड़ा इरेज हो गया है, ठीक है ना, तो इससे कोई मतलब है नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या होता है, देखिए ये पूरा सही ठीक से बन नहीं रहा है, सुबह का समय है। अब ये देखिए इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो है होल्स होते हैं और इन्हीं होल्स में जो है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको लगाकर इसको फिक्स्ड कर दिया जाता है, और फिर इसको किया जाता है, इसको ऑसिलेट कराया जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसको पकड़ के यहाँ पे लाके जब छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे पूरी तरह से ऑसिलेट करता है। तो ये ऑसिलेट करता है तो ये हमको बताता क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताता है, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन के बारे में बताता है कि उसका कारण क्या है, ठीक है ना। वो हम इसमें समझते हैं, इस प्रैक्टिकल में समझते हैं। और जो आप स्मॉल जी का मान पढ़ते हैं, जो स्मॉल जी इक्वल टू आप पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आप ये पढ़ते हैं वो इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है। तो सपोज कीजिए अगर आप गए क्लासरूम में या लैब रूम में, आप गए इसको प्रूफ करने, इस एक्सपेरिमेंटल को आप प्रूफ करने के लिए गए, तो सबसे पहले आपको आना क्या चाहिए, अभी ऊपर तो बताएं, इसका फंडामेंटल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या पता होना चाहिए कि ये जो बार पेंडुलम है या कंपाउंड पेंडुलम है, इसकी लेंथ कितनी है। सबसे पहले क्या मेजर करोगे आप, इसकी लेंथ कितनी है। फिर यहाँ पे मेजर करना होता है कि इन दोनों जो होल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल जो नॉलेज है उसी को तो कलेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो याद रखे रहिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे करते क्या है, इस चैप्टर को बहुत हल्के में ले लेते हैं, फिर अगर आपको आगे फिजिक्स पढ़ना है तो ये चैप्टर कहीं नहीं बताया जाएगा आपको, और बहुत दिक्कत होगा आपको अगर प्रैक्टिकली जब आप करने जाते हैं। होता क्या है, कैसे कैसे तो 11-12 निकल जाता है, बेसिकली किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल उतना होता नहीं है, लेकिन जब आप बड़े कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं या बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ पे ये चलता नहीं है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करना है तो करना है, मैंडेटरी होता है, थ्योरी से ज़्यादा मैंडेटरी कहीं कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, समझ में आ रहा है ना। तो वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको आप गेन इसी चैप्टर पढ़ने के बाद करोगे। अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो जो प्रैक्टिकली नॉलेज है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। तो करते क्या है इस प्रैक्टिकल में, बेसिकली सबसे पहले लेंथ को मेजर कर लेते हैं, फिर हम इसके जो होल्स होते हैं, 2 होल्स की जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर कर लेते हैं। फिर जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं ना आप क्या कर रहे हैं, हम मापन तो ही कर रहे हैं, यहाँ मेजर तो ही कर रहे हैं। ये जो क्वांटिटी है या जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप का जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑपरेटस है, इसका हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट तो ही कर रहे हैं, मापन तो ही कर रहे हैं। अब ये सब मापन लेने के बाद जब उसके जो टेबल होता है, जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको बताया जाएगा, जो टेबल होता है, जब ये सारी वैल्यू वहाँ पे आप पुट करोगे तो जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो इतना ही आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे करके किसी भी एक्सपेरिमेंटल को हम प्रूव करते हैं। हालांकि जो मोस्ट यूज है इसका प्रैक्टिकल में वो ये है कि जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो तो प्रैक्टिकल में क्या क्या चुनौतियाँ आपको मिलती है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना होता है, उसके बारे में आप इस पूरे चैप्टर में पूरी डीपली में पढ़ोगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे आप गए तो फिर आप टेबल कैसे बनाओगे, टेबल में ऐसे तो है नहीं कि आप वैल्यू करके कहीं भी करके कैसे भी करके निकाल दोगे, वहाँ पे बहुत सारी त्रुटियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे एरर्स आएंगे जिसको हम त्रुटि के नाम से भी जानते हैं।
बहुत सारी त्रुटि देखने को मिलेंगी। ये त्रुटि जो है बहुत टाइप्स की हो सकती है। हो सकता है कि आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही खराब हो। तो पहला हो गया कि वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वही खराब हो। फिर सेकंड जो है, हो सकता है कि आपको उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में जानकारी ना हो, आप उसको चलाने का आपको उसको ढंग ही ना हो, ठीक है। फिर थर्ड जो है, अगर आप चला भी लेते हो तो आपको क्या नहीं पता हो कि कैसे हम मान को लें, ये आपको ना पता हो, ठीक है। फिर क्या हो कि चौथा जो है, हम कैसे उसमें त्रुटि को कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना, आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, इन सब का यूज करके ही आप जो है, यहाँ पे इस वर्ड को मैं जरूर लिखूंगा, आपेक्षिक त्रुटि, फिर प्रतिशत त्रुटि, इन सब का यूज करके ही आप एक प्रैक्टिकल को पूरी तरह से फाइनल आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। अगर ये सब जानकारी आपको नहीं पता है तो मोस्टली मैं बता दूं आपको, आप प्रैक्टिकल कभी कर नहीं पाओगे। तो ये सब पता होनी चाहिए, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। फिर हम उसमें ये निकालते हैं, अभी जो मैं आपको पहले बताया हूँ कि आता है, उसका जो वैल्यू आता है आप सब जानते भी हो, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। लेकिन आप प्रैक्टिकल जब करने जाते हो तो जो भी जो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं उनका जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट कभी भी नहीं मिलेगा। आप कितना भी प्रिसाइज एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आप प्रैक्टिकल को अंजाम दे दें, कभी भी आप यूनिवर्सल कांस्टेंट का मान एग्जैक्ट नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। ये फिजिक्स का आप समझ सकते हैं नियम ही है। तो यहाँ पे जब आप जी को आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैं अभी वहाँ बोला हूँ कितना वैल्यू आएगा, तो कहने का मतलब इतना नहीं आएगा, जैसे मैं वहाँ रफ आइडिया एक तरह से बताया हूँ आपको। तो स्मॉल जी का जो मान आएगा वो यहाँ सपोज कर लीजिए कि आ गया 9.6 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, कुछ ना कुछ एरर तो है, कुछ ना कुछ त्रुटि तो है। अब उस त्रुटि को हम ज्ञात करते हैं। तो जब हम उस त्रुटि को ज्ञात करते हैं तो हम करते क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एरर निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल एरर में करते क्या है, दोनों तरफ हम लाग लेते हैं। जो इसमें फार्मूला यूज करते हैं उस फार्मूले में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लाग ले लेते हैं, और लाग लेके उसका डिफ्रेंशिएट करके, अवकलन उसका करके हम क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर निकालते हैं। तो हमको पता चलता है कि जो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है हमारा वो कितना है, और जो उसका रियल वैल्यू है वो कितना है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। तो ये सब जो है हम किससे पता कर पाते हैं, इसी चैप्टर से पता कर पाते हैं। तो आई होप आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और आने वाले समय में इसका वीडियो जो है वो कंटिन्यू आता ही रहेगा। तो अभी तो लेकर आए थे मैं पीपीटी बना के काफ़ी सारा, देखिए यहाँ पे, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए मैं अभी इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ, और इसका वीडियो जो है आगे बनाएंगे। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।